अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जनाब सुबह खैर, हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और कल रात की अगर ही बात कर ली जाए तो पाकिस्तान बिला मुकाबला बांग्लादेश मैच से आप लोग भी खूब लुत्फानंदोज हुए होंगे मेरी तरह। इसाब शिकन मार्के के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया है और कल का जो मैच था इतना सनसनीखेज रहा है कि आखिरी गेंद तक सख्त मुकाबला हुआ। पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर फतह के लिए 2 रन दरकार थे, लेकिन आखिरी गेंद से कुछ देर पहले ड्रामाई लम्हात भी देखने को मिले मैच के दौरान ही। और बांग्लादेशी कप्तान ने आखिरी गेंद कराई, लेकिन मोहम्मद नवाज ने गेंद विकेट पर पहुंचने से पहले ही विकेट छोड़ दी और एम्पायर ने इस गेंद को डेड ब्लॉक करार दे दिया। और जबकि अगली गेंद पर महमूदुल्लाह ने रन अप मुकम्मल करने के बाद भी गेंद ना फेंकी। ताहम ये जो ड्रामाई लम्हात थे ना, उस वक्त इख्तिताम को पहुंचे जब नवाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से फतह दिला दी थी। तो पाकिस्तान ने मैच में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ सीरीज में भी 3-0 से क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया है। तो हैदर अली को मैच और मोहम्मद रिजवान को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया है। तो इसी हिसाब से जनाब जो भी है, जिस तरह का भी मैच हुआ है, लेकिन आखिरकार हम जीत चुके हैं और हम सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए और उस पर हमें अपनी टीम को जो है मुबारकबाद भी देनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब आज जिस मर्ज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे मर्दों का खामोश कातिल कहा जाता है। जिस तरह ख़वातीन में हम देखते हैं कि छाती का कैंसर पाया जाता है, इसी तरह मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। प्रोस्टेट यानी मसाने का कैंसर मर्दों में होने वाला सबसे आम कैंसर है, जिसके बाइस होने वाली अमवात की शरह 10% है। मसाने के गदूद का सरतान सुस्त रफ्तारी से बढ़ता है, जिसकी वजह से मरीज को इब्तदाई मराहिल में अलामात महसूस नहीं होती है और ये कैफियत बरसों तक जारी रहती है। ताहम नमो पानी के साथ ये सरतान इंसानी जिस्म के अफ़ाल की अंजामदही में नुमाया तौर पर रुकावट भी डालता है। तो ये कैंसर ख़वातीन में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा मोहलिक समझा जाता है। बरतानिया में होने वाली एक नई तहकीक के इदाद-ओ-शुमार के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो पहली मर्तबा प्रोस्टेट कैंसर की वजह से मरने वाले मर्दों की तादाद छाती के कैंसर से मरने वाले ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा पाई गई है। तो प्रोस्टेट कैंसर की वजूहात क्या है, इस मोहलिक मर्ज की अलामात क्या होती है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शबीर चौधरी है, माहिर अमराज मसाना और गुर्दा है और जिना हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर शबीर आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। मैं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? गुड मॉर्निंग। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शबीर, प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से आज हमने बात करनी है, हमें बताइएगा ये इसको खामोश कातिल क्यों कहा जाता है? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिर्फ मर्दों के अंदर पाया जाता है और इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जो आपकी जिनसी ज़िंदगी है, जो आपकी शरह अफजाइश करने की जो कुव्वत है, उसके अंदर ही अपना रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। इसको खामोश कातिल इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिर जिसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि जिससे आपको कोई बहुत इमीडिएटली आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाहक हो जाए या ख़तरा लाहक हो जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इग्नोर कर देते हैं और आम तौर पर ये बूढ़ी उम्र कह लें या जो ओल्ड एज का ये बीमारी है। अब उसमें ओल्ड एज में कुछ एजिंग चेंजेस आ रही होती हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता। अंदर कहीं ना कहीं एक इसके प्रोस्टेट की 2 बीमारियां ज़्यादा आम होती हैं। अच्छा, एक जिसको हम कहते हैं BPH या बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसके अंदर गदूद बढ़ जाता है और पेशाब करने में दिक्कत आती है। ठीक है। तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है इसके अंदर भी यही से अलामात आती हैं। तो होता ही है कि जो बुजुर्ग हमारे होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि बुढ़ापे की निशानियां हैं, पेशाब में रुकावट आ रही है, धार नहीं बन रही, पेशाब करने के बाद हाजत महसूस होती है या 2 धारें बन रही हैं या जोर लगाना पड़ता है या वॉशरूम की तरफ जाते जाते रास्ते में पेशाब निकल जाता है, तो वो इसको हम मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि शायद ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो चल रहा होता है, लेकिन
दरे पर्दा जो है प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अपना जो उसके जो असरात होते हैं वो जिस्म पे जाहिर हो रहे होते हैं। मतलब ये सिम्टम्स हैं इस बीमारी के जिसको हम देखकर कह सकते हैं कि हम इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। और हमें बताइए कि ये कितना आम है इस वक्त पाकिस्तान में और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात जो इस कैंसर की है इसके बारे में एक देखें, कैंसर कोई सा भी है वो एक बहुत मोहलिक बीमारी है, लेकिन इस कैंसर के बारे में दो चीजें, एक पॉजिटिव चीज है एक नेगेटिव चीज है। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज ये है, पहले मैं बताऊं कि उम्र के लिहाज से होता है। 40 साल के बाद 10,000 में से एक बंदे को प्रोस्टेट का कैंसर होने का खतरा है। 40 साल के से नीचे 40 साल से 60 साल तक 100 में से एक को है, और 60 साल के बाद 8 में से एक को है। मतलब हर 9वां जो शख्स है वो प्रोस्टेट का शिकार हो सकता है 60 साल की उम्र के बाद। एक तो ये एज बूढ़े लोगों की बीमारी है और इसलिए एज इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज इसमें हमें कंसीडर करनी चाहिए, जो मैंने कहा था, एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर ये जल्दी डिटेक्ट हो जाए, इसकी तशखीस हो जाए, तो इसका जो इलाज है वो बहुत सादा है। बाज में तो आपने इलाज करना ही नहीं है, सिर्फ इसकी सर्विलेंस करनी है। सर्विलेंस से मुराद ये है कि 3 महीने 6 महीने के बाद आपके कुछ मखसूस टेस्ट होंगे, डॉक्टर आपका मुआयना करेगा और आपका चलता रहेगा। मतलब ये काबिले इलाज बीमारी है। इसकी तमाम अक़साम काबिले इलाज हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस स्टेज पे आते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पे आते हैं तो मैंने जैसे कि आपको अर्ज किया कि उसमें तो आपने इलाज भी नहीं करना, आपने वॉचफुल वेटिंग और सर्विलेंस करनी है। अगर उससे अगली स्टेज चली जाती है, इनिशियल स्टेजेस है, उसका इलाज भी मौजूद है, उसमें दवाइयां भी देते हैं, सर्जरी भी करते हैं। और अगर खुदा न खासा जिस्म में फैल जाए तो जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियां हो जाए तो फिर भी इसकी इलाज इसका मौजूद है, लेकिन वो अपना असर या उसके मोहलक असरात इतने हो जाते हैं कि जो इंसानी जिंदगी को खतरा लाहक कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि लास्ट स्टेज पे चला जाए, ये पूरे जिस्म में फैल जाए, तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और जिसको हम लोगों ने कोप अप करना है, मतलब उसको उस टाइम हमने पकड़ना। देखिए, सबसे बड़ा तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो उम्र है, उम्र के अलावा आपकी जो फैमिली हिस्ट्री, अगर खानदान में किसी को प्रोस्टेट के कैंसर की बीमारी है तो उसको भी विजिलेंट होना चाहिए। चांसेस काफी ज्यादा हैं। या किसी के खानदान में इवन ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है तो उसमें भी चांसेस हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। और दूसरा वजन है, अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा, मोटे आदमी जो हैं उनको ये कैंसर होने का ज्यादा खतरा है। जैसे कि मैंने पहले अलामत बताई कि अगर पेशाब में किसी भी तरह की तकलीफ हो, उम्र 40 साल से ज्यादा हो, या जिस्म में जो एडवांस स्टेज है इसकी, उसके अंदर जिस्म की जो हड्डियां हैं, स्पेशली जो आपकी लोअर बैक है, उसके अंदर अगर दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपको फौरी तौर पे प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल इसी पॉइंट की तरफ आ रही थी कि कमर के नीचे या रीढ़ की हड्डी में इसमें इतना क्यों दर्द होता है इस मर्ज में, अगर पूछा जाए तो? देखिए, जो प्रोस्टेट कैंसर जो है ना मुख्तलिफ जिस्म में भी फैलता है, दो तरीकों से फैलता है। एक तो ये है कि जहाँ पे ये मौजूद होता है ऑर्गन, ये आपका जो मसाना है उसको घेर लेता है, उसमें पेशाब की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा जो इसमें होता है कि ये खून के जरिए फैलता है, तो खून के जरिए इसका जो फैलाव है, सबसे ज्यादा जो आपका स्केलेटन है ना, जिसे आप हम कहते हैं कि बैकबोन है, बैकबोन में जाता है। तो जब कैंसर के सेल्स जाके बैकबोन की हड्डी को घेर लेते हैं तो वहां पे फिर दर्द भी शुरू हो जाती है और ये हड्डियां टूट भी जाती हैं। इसलिए बाद बुजुर्ग बाज तो इतनी हाई स्टेज पे हमारे पास आते हैं कि वो गिरते हैं, हड्डी टूटती है, तो पता चलता है कि वो नीचे तो प्रोस्टेट चल रहा था। लेकिन एक चीज है इसमें, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, इसी तरह इसकी स्क्रीनिंग मौजूद है। अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं, 40 साल से उम्र ज्यादा है और रिस्क हैं, ये सारे जो मैंने रिस्क बताए हैं, वो अपनी स्क्रीनिंग करा लें। एक खून का छोटा सा टेस्ट होता है जिसे हम PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट है, जो खून के 5 cc ब्लड से हो जाता है। वो उससे भी हमें अंदाजा हो जाता है कि कैंसर तो नहीं हो रहा। और दूसरा ये होता है कि आपने हर 6 महीने के बाद, 40 साल के बाद, जब अगर आपको लगे आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो इस तरफ जा रही है, तो आप डॉक्टर से एक मुआयना करा लें। डॉक्टर एक मुआयने के जरिए आपके पखाने वाली जगह से प्रोस्टेट कैंसर को महसूस करके देखते हैं। अगर उसमें कोई गिल्टी महसूस हो रही है या उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि वो सख्त हो गया, तो फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड के जरिए हम वहां से उसकी एक टुकड़ा लेते हैं जिसको बायोप्सी कहते हैं। वो बायोप्सी का मुआयना करा के आपको ये भी पता चल जाता है कि ये कैंसर की कौन सी स्टेज है, उसके हिसाब से फिर हम इलाज शुरू कर देते हैं। मतलब 40 साल से बाद आप लोगों को एक टेस्ट करा लेना चाहिए, बिल्कुल करा लेना चाहिए, ताकि आप लोग एक उसमें कंफर्म हो जाए कि ऐसी कोई बीमारी है या नहीं है। देखिए, स्क्रीनिंग है ना, एक आपने सैंपल देना है और उसके बाद अगर आपके रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं और आपने एक सैंपल देना, और सैंपल में अगर फर्ज करें PSA की वैल्यू 3 टाइम्स ज्यादा आ जाती है,
तो आप उसके बाद मुआयना कराते हैं, डॉक्टर उसको फिजिकल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी के बाद आप बायोप्सी पे जाते हैं, बायोप्सी के बाद आपकी तशखीस 100% हो जाती है। फिर आपके पास लाइन मिल जाती है कि हमने किस लाइन को इसको लेके जाना है। इसके इलाज के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। ठीक है, इसमें हम सर्जरी भी करते हैं। ओके, ठीक है, सर्जरी एंडोस्कोपिक सर्जरी भी है इनिशियल स्टेजेस पे, एडवांस स्टेजेस के ऊपर जाके हमें प्रोस्टेट रिमूव भी करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ कीमोथेरेपी दवाइयां भी मौजूद हैं, रेडिएशंस भी मौजूद हैं, इम्यूनोथेरेपी भी मौजूद है। और एक सबसे बड़ी मैं जो हमारे नाजरीन है उनके लिए एक मैसेज दूंगा, जो हमारे बुजुर्ग सुन रहे हैं, कि ये कैंसर जो होता है ये इंसान जो मर्द के हार्मोन्स होते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जाएगा ये कैंसर, मतलब इसकी खुराक है वो, कैंसर के जो सेल है इनकी खुराक टेस्टोस्टेरोन है। जितना टेस्टोस्टेरोन देंगे वो खाद की तरह इसकी ग्रोथ करता तो जाएगा। इससे किस तरह बच सकते हैं? इसकी एहतियात क्या है? जी, बड़ा अच्छा आपका लॉजिकल सवाल है कि सबसे अहम चीज ये है कि हम जो टेस्टोस्टेरोन की अगर कैंसर होगा उसकी सप्लाई को रोकें। उसकी सप्लाई रोकने के दो तरीके हैं। एक ये होते हैं कि जो खसी होते हैं हम उनको निकाल देते हैं क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, उससे भी जो है प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो रिग्रेस होना शुरू हो जाता है। और दूसरा तरीका ये कि हम मुख्तलिफ अद्वियात देते हैं जो आपको रोज खानी होती हैं, उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। अब आपने प्रिवेंशन की बात की कि बचाव कैसे मुमकिन है। देखें, इसमें प्रूवन रिसर्चेज हैं। सब्जियां और फल ये सबसे बड़ा सोर्स है कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को रोकने का। और इसमें बिलखुसूस मैं बात करूंगा कद्दू की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कद्दू खाना। तो कद्दू जो है इसके ऊपर 2-3 अच्छी रिसर्चेज आई हैं कि कद्दू जो है ये प्रिवेंशन में काम करता है। तो सब्जियां और फल खाने चाहिए सप्लीमेंट्स की बजाय। एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए और जितना मुमकिन हो सके अपना वजन कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब लाइफ मोडिफिकेशन से हम लोग इस तरह के बड़े जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। दूसरा हमें बताइए, पाकिस्तान में इसके इलाज के हवाले से इदारे मौजूद हैं? ये तो अब कॉमन बीमारी है, इसका इलाज हमारे हर हॉस्पिटल में मौजूद है। हम जना हॉस्पिटल में इसका रोज इलाज करते हैं। और इसका जो आपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी एक बात की और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपकी टीम ने बड़ी अच्छी रिसर्च की है। ये कैंसर बड़ी तेजी से फैल रहा है। अब मतलब हमारे अगर 15 मरीज है ना, 15 में से एक आध जो है वो लाजमी प्रोस्टेट के कैंसर का होगा। और आम तौर पर ये मरीज वही होते हैं जो इग्नोर करते हैं, उसको लाइट लेते हैं, नीचे फिरते रहते हैं या कहते हैं कि ये तो जी बुढ़ापे के साथ पेशाब की बीमारी आ रही है। ऐसा मसला नहीं है। अगर आपके पेशाब में किसी तरह की भी तकलीफ महसूस हो रही है और आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको फौरी तौर पर अपने यूरोलॉजिस्ट से रिजू करना चाहिए। जितनी इब्तदाई तशखीस होगी उतना ही अच्छा और उतना ही सस्ता और उतना ही आम इलाज आपके लिए मुयस्सर है। और ये हमारे हर टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद है। इवन आपके जो DHQs THQs में जहाँ पे यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं वो इसको इलाज कर रहे हैं। ये इसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए अंटिल अनलेस बीमारी बहुत ज्यादा फैलना चाहिए। तो इसका इलाज अगर शुरू हो गया, तशखीस हम लोगों ने कर ली, तो उसके बाद इलाज का ड्यूरेशन कितना होगा? कितनी देर में इंसान जो है वो दोबारा से सेहतयाब हो सकता है या इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकता है? देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले अर्ज किया कि ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे आए हैं। मतलब कि हमारे पास मरीज आया किस स्टेज के ऊपर है। कि अगर तो इब्तदाई स्टेज है तो उसमें तो हम उनकी वॉचफुल वेटिंग रखते हैं, ऐसा ऐसा मेडिसिन देते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं तो वो रिग्रेस हो जाता है। अच्छा, अगर उससे लोकलाइज्ड डिजीज है, मतलब उसकी स्टेज नंबर 2 तक है, तो उसके अंदर दवाइयों से हम इसका ट्रीटमेंट होती है जो बाज़ दफ़ा 1 साल 1.5 साल 2 साल ज़्यादा भी चल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो PSA का लेवल है वो आपने नॉर्मल लिमिट्स के अंदर रखना है, प्रोस्टेट की ग्रोथ को रोक के रखना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर एडवांस स्टेज है जिसमें प्रोस्टेट निकालना पड़ जाता है, उसमें शुआएं लगानी पड़ती हैं, ये कैंसर की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको 4 से 5 साल भी उसका इलाज करवाना पड़ता है। मतलब ये लंबा ड्यूरेशन भी हो सकता है। दूसरा मुझे बताइए कि इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त किस ग्रुप के अंदर ये ज्यादा मर्ज पाया जा रहा है? हाँ, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसमें देखें, ये ऐसी बीमारी है कि जो रेसिज्म से रिलेटेड भी है। जो काले हैं उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा होती है, जो गोरे हैं उनके अंदर ये बीमारी रिलेटिवली कम है। पाकिस्तान के अंदर हमारे किस सूबे में क्या है इसमें अभी कोई हमारे पास डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहा यह जाता चूंकि हम भी कालों में आते हैं तो हमारी आबादी के अंदर ये खतरा जो है प्रोस्टेट कैंसर का वो गोरों की निस्बत ज्यादा है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मोटे लोगों के अंदर भी इसका खतरा ज्यादा है और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी खानदान में पहले किसी को ये प्रॉब्लम हुआ तो उनमें भी ये ज्यादा है। और अपनी लाइफ को जो है लाइफ मोडिफिकेशन के साथ हम इससे बच सकते हैं। एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें, वो बहुत ज्यादा एक अहम रोल प्ले करती है इसमें। जो आप एक्सरसाइज है उसका तो जिस्म की जो बॉडी फिटनेस है उसका तो हर जगह पे रोल है ना, वो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है।
तो इसलिए इसमें भी प्रूवन एफिकेसी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट कंट्रोल करते हैं, अपनी डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं, सब्जियां और फ्रूट अपनी खुराक के अंदर बढ़ा देते हैं, तो आप बहुत सी बीमारियों से बशमूल प्रोस्टेट कैंसर भी बच जाएंगे, बच सकते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर शबीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, माहिर अमराज मसाना उगरता हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, जिसकी शरह में भी इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान में भी ये कैंसर जो है फैलता ही जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए नए ज़माने के नए ट्रेंड्स के हवाले से, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अब ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और हर खासो आम अपनी फेवरेट चीज़ों के हसूल के लिए वेबसाइट्स खंगालता रहता है। आप लोग भी ये करते होंगे, इवन कि मैं भी यही करती हूँ। और हमारी सबकी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी जो फेवरेट चीज़ है ना, उसके डोर स्टेप्स पर उसे मिल जाए, उसे कहीं जाना ना पड़े। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें हाल ही में पाकिस्तान की एक ऑनलाइन वेबसाइट की जानिब से लगाई जाने वाली सेल पर मिली है, जिसमें सेल के सिर्फ पहले एक ही घंटे में 66 करोड़ रुपए की मालियत की सेल्स रिकॉर्ड की गई हैं, जो एक तरह से पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक बड़ा रिकॉर्ड भी बन चुका है। और गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान की 43% डिजिटल आबादी ने इस प्लेटफॉर्म का विजिट किया है। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फ्रॉड की शिकायत करते हुए भी हमें नजर आते हैं। और पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड में रोज बरोज इजाफा भी होता जा रहा है। जैसे हम लोग शॉपिंग करते हुए उसमें भी इजाफा हो रहा है, वैसे फ्रॉड भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, और जिसके बायस शहरी जो हैं वो अपनी जमा पूंजी से भी महरूम हो जाते हैं। तो ऑनलाइन कारोबार से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही ना होने के सबब फ्रॉड का निशाना बनने वाले अफराद की FIA में दरखास्तों में खातिर खा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं, साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए हमें, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद आसिम सिद्दीक है, IT एक्सपर्ट हैं। आसिम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक यू। आसिम, अभी रिसेंटली जैसे मैं बात करी थी कि पाकिस्तान में जो ब्लेस्ड फ्राइडे और 11/11 की जो सेल लगी है, उसमें सिर्फ पहले ही घंटे में 66 करोड़ रुपए की शॉपिंग की गई है। इतनी बड़ी रकम की शॉपिंग तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में शिकायत भी कर रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड भी हो गया। तो इसका क्या हल है, हम किस तरह इससे बच सकते हैं? शॉपिंग तो हमने करनी है ऑनलाइन, लेकिन बचना भी है हमने फ्रॉड से। जी देखें, जो फ्रॉड है उसकी परसेंटेज पहले कैलकुलेट करनी चाहिए, कितने लोगों ने कंप्लेन की है। तो जो मेरे इल्म में आई है, दैट इज अराउंड 5 to 7% लोगों ने कंप्लेन्स की हैं। ओके। और उसमें भी फ्रॉड की कंप्लेन्स कम है, ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम्स की है ज्यादा। अच्छा। मतलब किसी ने पेमेंट की और वो पेमेंट डबल टैप हो गई, किसी की पेमेंट हुई और उसको डिडक्शन का पता नहीं चला, इस तरह की प्रॉब्लम्स है। फ्रॉड हुए हैं, लेकिन फ्रॉड हुए हैं दूसरे एंड के ऊपर, डिस्पैचिंग एंड के ऊपर, डिलीवरी एंड के ऊपर। ठीक है। उसमें ये हुआ कि अगर आपने किसी से मोबाइल मंगवा लिया तो आपने पेमेंट एट डोर स्टेप करनी थी, पेमेंट आप लेते वक्त उसने कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं। देखें, ये एक नया फिनोमेना है, पाकिस्तान में अभी इसकी एंट्री हो रही है। हाँ। और आप देखिए कितना खुशगवार लगता है कि पहले घंटे में 66 करोड़। पहले हम बाहर के कंट्रीज में ये चीजें देखते थे। विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें ग्रो करेंगी, बट इनके जो फ्रॉड की रेशो है वो भी कम होती जाएगी। अच्छा। अवेयरनेस से लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है, लोगों को पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट से पेमेंट करनी है, उनको अपने राइट्स का पता चलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस वेबसाइट की आपने बात की है, इस वेबसाइट के ऊपर हर चीज गिवन है। आपने डिलीवरी के वक्त क्या क्या चीजें देनी है, ठीक है। आपकी अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो आपने रिटर्न कैसे करनी है, उनकी प्रॉपर रिटर्न पॉलिसी है, फिर उनकी रिफंड पॉलिसी है। सो लोगों को पता है कि मेरी अगर चीज ठीक नहीं आएगी, आई कैन रिटर्न दैट। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री एंड स्पेशली पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि अभी ब्रूम हो रही है, जिसके अंदर अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, इसके लिए इस तरह की वेबसाइट्स और ज़्यादा अगर लोगों को फैसिलिटेट करें। अभी दराज या एक दो और वेबसाइट्स है बड़ी जिन्होंने ये सेल्स लगाई थी,
उनके बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं लोगों के कि अब ये फैसिलिटेशन मोड में चले गए। पहले तो वो सुनते ही नहीं थे, उनके जगह जगह पे सेंटर्स खुल गए हैं। ठीक है, आपको की प्रॉब्लम हुई, आपने प्रोडक्ट पकड़ी, उनके सेंटर पे चले गए, सेंटर पे चले गए। ठीक है, सो दिस इज वेलकमिंग। और जहां तक फ्रॉड की बात है तो उसके बचने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, लेट से आपका क्रेडिट कार्ड 2 लाख का है, उसकी लिमिट 2 लाख है, तो आप एक सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड बना ले जिसकी लिमिट 40,000 50,000 हो। ठीक है, या लेट से आपने अपना एक मंथली टारगेट रखा हुआ है, मैंने 1 लाख तक करनी है, उससे आपने शॉपिंग करनी है, उससे ज्यादा की शॉपिंग नहीं हो सकेगी। फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल बाइंग। मतलब अगर आपने पाकिस्तान से बाहर किसी वेबसाइट से कोई चीज मंगवानी है तो वो आप ब्लॉक करवा सकते हैं आफ्टर बाइंग दैट। हाँ, मतलब वो ऑप्शन जो है वही हम बंद करा दें बैंक पे फोन करके कि हमने अब शॉपिंग कर लिया, तो ये ऑप्शन बंद कर दें। जी जी, एज फार एज इंटरनेशनल बाइंग इज कंसिडर्ड वो हो सकता है बंद। मतलब कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन कह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं? जी देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई पाकिस्तानी वेबसाइट है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है और उससे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप शॉपिंग स्टिल कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस आपको लगता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैक हो जाएंगी या फ्रॉड हो जाएगा, तो आप अपने बैंक फोन करके कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, ओके, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, वो ना करें, वो बंद कर दें। उसकी रीजन ये है कि 99% जो फ्रॉड्स होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर होते हैं। सो यू कैन, आप उनसे बच सकते हैं अगर आप ये वाला तरीका कर रहे हैं। फिर उससे भी ज्यादा सेफ्टी क्या है, आप अपना एक सप्लीमेंट्री कार्ड बना लें। ठीक है, ये बहुत सारे टीयर्स में है। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी फेसबुक पेज, किसी सोशल मीडिया पेज, उसके ऊपर जाकर वहां से किसी लिंक को ना जाए। ठीक है, गो टू अ प्रॉपर साइट, और फिर जब आप पेमेंट करने लगे, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि वेबसाइट्स पे वो जाके ये नहीं देखते कि हम कहाँ से खरीदने हैं, उसकी हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन ले कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी आसिम हमने देखी हैं कि वेबसाइट्स हैं जो बैंक्स की भी, कॉमर्स के हवाले से भी, जिन्होंने अपने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, फेक वेबसाइट्स बनाई हैं और लगती वो असली हैं। तो उसका क्या इलाज है? देखिए इसमें ना 2 चीजें हैं, बैंक्स ने नहीं बनाई होगी, उनसे रिलेटेड लोगों ने बनाई होगी। एग्जैक्टली, फेक बनाई होगी लोगों ने। अच्छा, उसमें होता क्या है, उसमें क्या है कि एक रेप्लिका साइट के ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे ना, तो ओटीपी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ओटीपी एक एसएमएस आता है, जब आप अपनी क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल्स आप डालते हैं तो वो आपको एक एसएमएस भेजता है कंफर्मेशन का। ठीक है, जब वो एसएमएस के ऊपर जो कोड आता है, वो उसके अंदर आप कोड लगाएंगे तो ही आपकी इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस होगी। सो ये एक सबसे बड़ी निशानी है जिससे आप किसी भी फ्रॉड वेबसाइट को या किसी भी आप ऐसी वेबसाइट को जिसकी सिक्योरिटी लेस है उसको पकड़ सकते हैं। ये मैंने खुद भी बैंकिंग के जो लोग हैं उनसे कंफर्म किया कि आपने अपने एंड पे क्या चेक्स लगाए हुए हैं। तो ओटीपी इज द बिगेस्ट चेक। ठीक है, दूसरा, जो भी बैंक्स होते हैं उन्होंने अपनी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, अपनी जो एप्स होती हैं, वो स्टेट बैंक के साथ लिंक की होती हैं। तो आप अगर उनकी वेबसाइट पे चले जाए, अनफॉर्चुनेटली लोग इसको स्टडी नहीं करते। आप जाते हैं, आपने किसी भी ब्रांड का एक रेप्लिका देख लिया, आपने बस जाके डिटेल्स देनी है, और इतना नहीं पता कि एक दफ़ा आपकी कार्ड की डिटेल्स फेच हो जाए तो वो डेली बेशक 10-10 रुपए का भी निकलवा ले तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ बिग अमाउंट। अगर आप 10 रुपए एक कस्टमर से ले रहे हैं और इमेजिन करें आप 1000 से लेते हैं तो वो कहाँ पे अमाउंट चली जाती है। जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं और वो एक टाइम पे जब वो बहुत बड़ी हो जाती हैं तो तब तक ट्रेन गुजर चुकी होती है, तब तक फ्रॉड हो चुका होता है, पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती। मतलब ये साइबर क्राइम्स में फिर भी इजाफा, इसकी रेशो आपको क्या लगता है पहले 5 सालों में अगर देखी जाए और अब उसकी रेशो में कितना फर्क आपको नजर आया है? देखिए जो ई कॉमर्स से थे पहले फ्रॉड्स बहुत ज्यादा थे। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रांजैक्शंस कम होती थी लेकिन फ्रॉड ज्यादा होते थे। अब लोगों को यूज कर करके चीजों का पता चलना शुरू हो गया है। अब कंपनीज अवेयरनेस देना शुरू हो गई हैं। अब रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, वेब के ऊपर बैंक्स जो है प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि आपने जब ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये अवेयरनेस जब से वक्त जाएगा आगे आगे, जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी हमें और ज़्यादा चीज़ें बतानी, क्योंकि फ्रॉड्स जो है ना नए नए आते हैं, हैकर्स नई नई टेक्निक्स लेके आते हैं। अभी पिछले दिनों आपने एटीएम कार्ड का देखा, अभी एक नई चीज़ चली हुई है कि आपकी पॉकेट में भी है तो आप वायरलेस स्कैनर के थ्रू जो है उसको टैप कर सकते हैं विदाउट शोइंग इट एनीबॉडी। तो इसके लिए भी फिर आपको इसका एक जो है ना दूसरा तदारक करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। ये वक्त के साथ चीज़ें आएंगी भी, उनके इलाज भी आएंगे, बट इट डजंट मीन कि हम रुक जाए। पाकिस्तान में ई कॉमर्स इज द ओनली थिंग
जो हमें बहुत आगे लेके जा सकती है, हमारी इकोनॉमी को बूम दे सकती है। जिस तरह आसिम आप बताए थे कि बैंक्स के हवाले से उनकी पॉलिसीज हैं, बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ कि उनको फ़ोन आता है और उनको कहते हैं कि हम आपके बैंक से बात करें, हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर इस तरह की कोई कॉल आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए या वो फेक कॉल भी हो सकती है? 99% फेक कॉल्स होती है। बैंक ने अगर इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है ना तो उसके लिए बड़े 3 लीगल तरीके हैं। आइदर दे विल राइट अ लेटर टू यू, आइदर दे विल कॉल अप टू ब्रांच के, आप ब्रांच विजिट कर लें, आपकी ये चीज मिसिंग है, या जब आप जाएंगे तो आपको कार्ड के ऊपर या आपके चेक के ऊपर या किसी चीज के ऊपर प्रॉम्प्ट कर देंगे। ठीक है। टेलीफोन के ऊपर वो लोग लेते नहीं है इन्फॉर्मेशन, और बार बार बैंक यही प्रमोट कर रहे हैं रेडियो पे, टीवी पे, फोन के ऊपर, मैसेजेस में कि हम लोग फोन के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। लेकिन आसिम हमने देखा है कि वो इतने कन्विंसिंग होते हैं, उनमें इतनी कन्विंसिंग पावर होती है कि वो कहते हैं कि आपके ब्लॉक्स कर देंगे हम, अकाउंट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग कन्विंस हो जाते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। जी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें थोड़ी सी गलती बैंक्स की भी है कि ये जो अब अवेयरनेस देना शुरू की है, या उससे 5 साल पहले देते तो इसने पॉपअप ही नहीं होना था इस प्रॉब्लम ने। अब ये हो गई है। अब जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस पता चल रही है तो लोग पता, इजी पैसा की एग्जांपल, उन्होंने एक पूरा गाना बना के इसके ऊपर ऐड लॉन्च किया, बड़ा वो फेमस भी हुआ, लोगों को पता चला कि मैंने अपनी जो पिन कोड्स हैं, मैंने अपनी जो डिटेल्स हैं, ये नहीं देनी, ये नहीं शेयर करनी। हमारे पाकिस्तान में प्राइवेसी लॉस को तो लॉस समझा ही नहीं ना जाता। ठीक है, हमारे यहाँ पे कॉपीराइट्स को तो लॉस समझा ही नहीं जाता। exactly, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी प्राइवेट चीजें प्राइवेट है और ये किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, तब तक आप इन चीजों में फंसे रहेंगे। बाहर किसी कंट्री में आप किसी का भी आईडी कार्ड नहीं पूछ सकते, आप उसकी डिटेल्स नहीं रख सकते, आपको एक पूरे का पूरा एनुअली फॉर्म होता है, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है कि जी मैं इसकी जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं इसका कस्टोडियन होऊंगा, मैं कहीं आगे नहीं जाने दूंगा। आप एक जगह चले जाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आपको दुनिया जहां से SMS आना शुरू हो जाते हैं। सो ये एक पूरा कल्चर लाने की जरूरत है जिसमें आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर ये जो अगले वाली फेज है, अब जो कॉल करते हैं उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल ऐसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती? आपकी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लोग देते हैं। आप उनको 10, 15, 20 हज़ार के अंदर रिश्वत देते। एक दो केसेस हुए हैं, टीवी पे भी रिपोर्ट हुए हैं, जो ये कॉल सेंटर्स के लोग हैं दूसरे, उन्होंने अपनी ये इन्फॉर्मेशन आगे फ्लोट कर दी बल्क में, और देन दे यूटिलाइज्ड दैट इन्फॉर्मेशन जो आम सादा लोग थे। अच्छा, इसमें मैं लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक तो फोन कॉल के ऊपर कभी भी कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करता इसी तरह की, चाहे कितना भी ऑफिशियल हो जाए, आप बैंक की जो ब्रांच है वो विजिट कर लें एंड यू कैन गो देयर। दूसरा, अपने कुछ चेक्स रखें, मतलब एक लिमिट तक आपको है जी, मैं इतनी लिमिट तक मैं विड्रॉ करूंगा या करूंगी, इससे ज्यादा की हो तो यू हैव टू कॉल मी अप फॉर कंफर्मेशन। और फिर दूसरी चीज ये है कि जहां पर भी जिस भी आप बैंक में आपका अकाउंट हो, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अगेन OTPs होते हैं। OTPs के अलावा ईमेल का भी ऑप्शन होता है, तो दोनों ऑप्शन यूज करें, खाली मोबाइल नहीं, ईमेल का ऑप्शन भी साथ में यूज करें। ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपके केस को कर देगा। अनफॉर्चुनेटली जल्दी में लोग होते हैं और वो कहते हैं कि चले SMS पे रखें, इमेजिन करें आपकी सिम ही निकलवा ले कोई। एग्जैक्टली वही ना, फिर वो आ जाता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस आ जाती है हर चीज़ में, और ख़ास तौर पर इस हवाले से नहीं है हमारे में अवेयरनेस। दूसरा, हम जैसे अमेज़ॉन की बात कर रहे थे आसिम, के बहुत से लोग हैं उनको नहीं पता कि हमने किस तरह रजिस्टर करवाना है, और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप सारी दुनिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। देखिए, अमेज़ॉन के लिए मैं, आप, कोई भी बंदा वहाँ पे जाकर अपना अकाउंट बना सकता है। एज अ मर्चेंट, एज अ वेंडर, हम अपनी एक जो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में बेच रहे हैं वो हम सारी दुनिया को दिखा सकते हैं। आपको मैंने बताया कि एक चैम्बर बहुत अग्रेसिवली जा रहा है, सियालकोट चैम्बर बहुत अग्रेसिवली जा रहा है, वहाँ पे अराउंड 25% कंपनीज जो हैं वो इसके ऊपर जा चुकी हुई हैं, और दैट इज अ बिग नंबर, एक चैम्बर। अब वो एजुकेट करते हैं, और फिर उनकी जरूरत है, क्योंकि वेस्ट में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो मेजोरिटी इसके थ्रू आ रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारे बाकी के लोग हैं उनको चाहिए कि आप भी इसकी तरफ आए, और जो चैम्बर जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दे शुड प्रमोट दैट। गवर्नमेंट ने जब शुरू में अमेज़ॉन आया तो बड़ा जश्न हुआ, बड़ी अच्छी इनॉग्रेशन हुई, और उसके बाद वो भूल गए। आपने लोगों को फैसिलिटेट भी करना है, आपने लोगों को बताना भी है। हमारे जितने ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अमेज़ॉन के ऊपर लोगों को बता रहा हो कि आपने यहाँ पे कैसे बाइंग करनी है। हाँ, आपको एज अ वेंडर बना के बता देंगे, लेकिन जो आम आपका जो शॉपकीपर है वो इससे कितना मुस्तफीद हो सकता है, उसको बताएं, ताकि आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाए। अभी अनफॉर्चुनेटली उसके पास एक सेट पे लोग हैं,
10-15 लोग हैं, उन्हीं को प्रोडक्ट भी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि हम जो है ज़माने के साथ चल सकें और फ्रॉड का जो रेशो है वो कम से कम होता जाए। आसिम सिद्दीक IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आसिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह जहाँ हम बात कर रहे थे कि हमें एक फैसिलिटी मिल गई है कि हम ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रॉड का रेशो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कुछ फिल्टर्स रख लें जो आप लोगों ने लगाने हैं, ताकि आप लोग इस फ्रॉड की रेशो में ना आए। मजीद भी आपसे बात करनी है, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, और अब बात करनी है हमने बागों के शहर लाहौर के हवाले से। और लाहौर दुनिया में गंदगी और आलूदगी की अलामत बनकर रह गया है इस वक्त। स्मॉग का रोग लाहौरियों की जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हर तरफ छाए स्मॉग के धुएं में शहरियों का सांस लेना मुहाल हो चुका है। हुकूमत और इंतजामिया के हर साल की तरह इस साल भी स्मॉग पर काबू पाने के बुलंदोबांग दावे स्मॉग बनकर इस वक्त उड़ चुके हैं। हुकूमत और इंतजामिया खुद कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। एक जानिब बढ़ती हुई स्मॉग के बायस लाहौर को आफत ज़दा करार दिया गया है, और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से स्मॉग के तदारुक के लिए इंसदादे स्मॉग हिकमत अमली का ऐलान भी किया जा रहा है, और शहर को स्मॉग से बचाने के लिए एंटी स्मॉग टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला किया गया है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात देने और आगाही मुहिम चलाने के भी ऐलानात सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो मामला है वो मैं आपको बताऊं कि वज़ीर माहौलियात बाऊ मोहम्मद रिजवान के मौक़िफ़ के मुताबिक लाहौर में स्मॉग है ही नहीं है। तो जनाब, ये सारा मामला है क्या? अगर ये स्मॉग नहीं है तो ये फिर है क्या, और काबू पाना किसकी जिम्मेदारी है फिर इस चीज पर? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर शेर चट्टा साहब हैं, DC लाहौर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान अकबर। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे स्मॉग के हवाले से। जिस तरह मैं बता रही थी कि वो अपने इस वक्त उरूज पे है और आगे मजीद वो बढ़ेगी, और जिले इंतजामिया की तरफ से जो है शहर में इंसदादे स्मॉग हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इस हिकमत अमली के हवाले से हमें बताइएगा इसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म क्या मकासद हैं, क्या प्लान किया गया है इस हवाले से आप लोगों ने? देखें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाहौर को बनाना गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी है, और अगर आप स्मॉग को देखें तो इसके 3-4 बड़े जो चीज़ें हैं जिससे ये जनरेट होता है, उसमें भट्ठों से निकलने वाला काला धुआं था। गवर्नमेंट ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ज़रिए 160 से ज़ायद लाहौर के भट्ठे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाए, और अब उनकी चिमनीज़ काला धुएं के बजाय सफ़ेद धुआं निकालती हैं। उसके बाद हमारी जो फसलों, राइस की जो फसल थी, चावल की फसल का जो स्टबल था, उसको आग लगाते थे किसान। और इस दफ़ा आप देखें, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब, तो लाहौर वाली साइड पे सिर्फ 26 या 27 मुकामात इस तरह के थे जिधर राइस के फुजले को आग लगाई गई, जबकि इंडिया वाली साइड पे वो हज़ारों की तादाद में था। तो ये एक रीजनल चीज़ है। बॉर्डर के दोनों तरफ जो धुआं पैदा होता है उससे लाहौर भी शिकार होता है, अमृतसर भी होता है, दिल्ली भी शिकार होता है। बिल्कुल। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ की निकलने वाले धुएं और उनको इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड की कंप्लायंस कराने के लिए हमने कमिश्नर लाहौर और PDMA के साथ मिलकर स्पेशल स्क्वाड्स बनाए। ठीक है। इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर्स की टीम्स को स्ट्रेंथन किया। उनको हमने तमाम अदारों से एक एक रेप दिया, और हमने मैप किया कि लाहौर में 350 के करीब इस तरह की फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें बॉयलर्स और फर्नेसेस लगी हुई हैं। और हमारा ख़दशा है कि ये जो अपने स्क्रबर लगाते हैं जो धुएं और उसको कंट्रोल करती हैं एमिशंस को, उनको पूरी तरह नहीं चलाते। ठीक है। और सब स्टैंडर्ड फ्यूल भी इस्तेमाल करने का ख़दशा है। तो हमने उन सबको वीकली बेसिस पे चेक करने का एक निज़ाम बनाया कि हम ये नहीं कि उन्हें एक दफ़ा NOC दें और उसके बाद भूल जाएं। तो हम हर वंस इन अ वीक उनको जाके देखेंगे कि वो अच्छा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके जो एमिशन के लिए कंट्रोल करने के लिए स्क्रबर्स लगे हुए हैं वो फंक्शनल हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों पे गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 3 सालों से काम किया, और इसमें बेहतरी आई, बतदरीज बेहतरी आई।
लेकिन सर अगर बेहतरी आई है तो फिर भी क्यों ये मसला जो है गंभीर होता जा रहा है, कम क्यों नहीं नजर आया फिर हमें? देखें, कुदरती तौर पे अब हम तकरीबन 1.5 करोड़ का शहर है और जिस चीज में बेहतरी की गुंजाइश है वो है हमारी व्हीकल्स का एमिशन। जो गाड़ियों से पैदा होने वाला धुआं है वो तकरीबन 40% इस धुएं से स्मॉग कॉज होता है। और अब शहर लाहौर इतना बड़ा हो चुका है और इसके गिरदो नुआ की आबादियां भी उसमें शामिल हो चुकी हैं और उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरह का है कि हर बंदा अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी का इस्तेमाल करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर नहीं करता। हम इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ हमारा रुझान कम है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया जाता है। उस वजह से हमें स्मॉग का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है और उसको कैटर करने के लिए शॉर्ट टर्म हमने ये किया कि लाहौर की तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उन्हें हमने यूरो 2 के बजाय यूरो 5 फ्यूल लगाने का कहा और उनमें से सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो कि टेपर ऑफ कर रही हैं, बाकी तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यूरो 5 का पेट्रोल दे रही हैं। और जब यूरो 5 का वो अच्छा ईंधन देंगी, हमारी मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, हमारे रक्शे, तमाम उसकी एमिशंस में कमी आएगी तो आप उसमें देखेंगे कि बेहतरी आएगी। ये तो सर हमने बात कर ली कि कॉज क्या क्या है जिसकी वजह से ये स्मॉग बढ़ती जा रही है। हमें ये बताइए, जैसे मैं महकमा माहौलियात की बात कर रही थी कि उनके वजीर ने बोला है कि ये स्मॉग नहीं है, ये फॉग है। अब हमें तो नजर आ रहा है और रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बता रहा है कि ये स्मॉग है, लेकिन उनका मौकिफ ये है कि पिछले 2 साल से स्मॉग नहीं है। इसका मतलब है कि महकमा माहौलियात की जानिब से जो इकदामात नहीं उठाए गए वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, इसलिए वज़ीर आला ने आपको जो है इजाफी चार्ज दिया है मॉनिटरिंग का, ऐसा ही है? मैडम, डेफिनेटली जब कोई क्लेमिटी चीज़ डिक्लेयर हो जाती है तो उसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम महकमे टीम वर्क करते हैं और मिल के गवर्नमेंट के उस टारगेट को अचीव करते हैं। तो हम उसे पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि भट्ठों में हम इन्वायरमेंट के साथ मिल के काम करें, फैक्ट्रीज में इन्वायरमेंटल लॉज की कंप्लायंस के लिए काम करें और अब हम व्हीकल एमिशन के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजाइज। तो दूसरा, अगर सर भट्टों के बारे में बात करनी, जैसे आपने कहा कि हुकूमत भी कहती है कि 90% जो भट्टे हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन जो माहिरीन है वो कहते हैं कि ये आलमी मयार की टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा मंसूबा बनाया है कि असर इन चीज़ों को चेक किया जाए कि वो मयार का है कि नहीं है? देखें, हर रीजन की एक अपनी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। हमारे इधर आलमी लेवल पे ईंट नहीं ब्लॉक्स बनते हैं सीमेंट और रेत के। इधर मिट्टी से ब्रिक तैयार की जाती है जो कि कोल से कुक होती है। तो जब कोल की एनर्जी से ब्लैक धुआं निकलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इससे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे जैसे ममालिक में नहीं है। तो हमने मुख्तलिफ ममालिक से ला के ये जिगजैग टेक्नोलॉजी और उसके साथ ब्लोर ऐड करके अपने भट्ठों के काले धुओं को सफ़ेद पे कन्वर्ट किया है और उसको फिर आखिरी दफ़ा हमने अक्टूबर के महीने में तमाम 160 लाहौर के भट्ठों को दोबारा चेक कराया कि उसी टेक्नोलॉजी के तहत चल रहे हों। सो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद ये व्हीकल एमिशंस वाला चैलेंज अभी कॉन्टिन्यूअस है। इसमें हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। हमें अपने स्कूलों में भी कार पूलिंग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि अगर हम स्कूल वैन्स पे, बसेस पे या अगर गाड़ियों पे जाते हैं तो वो 4-4 स्टूडेंट पूल करके जाएं, ताकि एक तो ट्रैफिक कंजेशन कम, दूसरा व्हीकल एमिशंस क्वार्टर ऑफ दैट एमिशंस विल बी रिड्यूस्ड। तो ये सारी ऐसे ये इंतजामिया के साथ साथ मेरे ख्याल से इमरान, जो लोग हैं हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप बताइए, लोग क्या ताउन करते हैं? मतलब अगर फैक्ट्रीज की बात की जाए तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, तब बंद कर दिया जाता है, लेकिन दोबारा आके वो वही काम कर रहे होते हैं। तो उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि उन्होंने भी अपना एनवायरनमेंट ठीक रखना है। बिल्कुल मुनीबा, मैं डी साहब से एक और सवाल पूछता हूँ कि सर वेरी फर्स्ट डे जो है मंडे, उसकी छुट्टी देने की वजह क्या है? जुम्मे की दे देते, वेरी फर्स्ट डे की छुट्टी दे दी आपने, यानी कि हफ्ते का आगाज होना है तो छुट्टी दे दी है बच्चों को। सैटरडे और संडे ऑफ होता है और मंडे हम उसके साथ ऐड करेंगे तो 3 दिन अगर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट ऑफिसेज ऑफ करते हैं तो हमारा ख्याल है कि अभी साइंटिफिकली आप देखेंगे कि AQI कितना कम होता है। आप देखें जो कोविड की वजह से लॉकडाउन था उसमें
हमारे शहर का AQI बहुत सेफ safe जोन था, में आ बिल्कुल। गया था और उसमें व्हीकल एमिशंस का रुकना ही सबसे बड़ी चीज़ थी। और अगर 3 दिन हमारा माहौल साफ हो जाता है तो फिर 4 दिन हम उसे ख़राब करेंगे तमाम शहरी अपनी गाड़ियों के साथ मिलके। तो मुनीबा, इसका ये मतलब है कि डी सब मान रहे हैं कि पूरे शहर में जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, तो क्या ये हमने 15-20 दिन 2 महीने जो कैंपेन चलानी है, क्या ये पूरा साल क्यों नहीं चलती? ये इतना छोटा डिपार्टमेंट तो नहीं है सेक्रेटरी आरटीए का, डी सब के अंडर है ये लारी अड्डा। आपके लाहौर में 4 बड़े लारी अड्डे हैं, सबसे बड़ा बदामी बाग का है, उसके बाद आपका ये ठोकर और बंद रोड का है, फिर आपका रायवंड में चला जाता है। चलो रायवंड बहुत दूर है, मगर आपकी ये 3 लारी अड्डों पर ही हम इनको देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अपनी गाड़ियां कम से कम ठीक करवा लें जिनमें लोग बैठना पसंद करें, जैसा कि ओरिएंट ट्रेन, जैसा कि मेट्रो बस। आप बैठे हैं, आपको लाहौर की शक्ल तब्दील नजर आती है। तो जैसे मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन लारी अड्डे पे जाता हूँ तो मेरा सांस रुकता है, वहां पे लोग जब जाते हैं तो उनको धक्के बजते हैं, जहाँ वहां पर वो सूरत हाल नहीं है जिस तरह से पेश की जाती है। ये किसकी तमाम तर प्रैक्टिस है? ये वहाँ की इंतजामिया जो बैठी हुई है और उसको मॉनिटर कौन कर रहे हैं? मुतल्लिका अफसरान कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा शहर ही जो है वो काम नहीं हो रहा, अपने काम जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया बखूबी कर रही होती है और इसमें कोई शक नहीं होता। शाम को रिपोर्ट भी आती है, छापे भी बाजर होते हैं, क्रैकडाउन भी हो रहा होता है, सिस्टम भी चला। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, मैं अगर बात करूँ तहनीत बुखारी की, तो वो पूरे अपनी जो इस वक्त की तहसील है उसको इस तरह से मोनिटर करती है सख्ती से, और उसकी बाकायदा तौर पर आवाज़ें जो हैं डीसी ऑफिस में आती हैं। अच्छा, एक लाहौर में एक इस वक्त खातून मजिस्ट्रेट है जो इस वक्त काम कर रही हैं, बाकी जो 4 एसीज हैं वो उनको देखें, वो एक होता है ना कि एक एसी ने अच्छा काम किया तो दूसरा एसी उसको दे के काम करा रहता है। थोड़ा सा वक्त की किल्लत है, आपको पता है। मैं लास्ट क्वेश्चन डीसी साहब आपसे करना चाहूंगी कि अब हमारी जो जिला इंतजामिया, आप लोग मैदान में आ गए स्मॉग को काबू करने के हवाले से, और हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें आप लोगों से, तो हमें बता दें कि कब तक आप लोगों का प्लान है और कब तक आपको लगता है कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, ये ग्रेजुअल चेंज है। हमें सारे शहर का ट्रांसपोर्टेशन प्लान, ठीक है, डेट देना शायद इतना आसान नहीं होगा, और फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस भी चेंज करनी पड़ेंगी कि जो लोग मोटरसाइकिल पे हैं उनमें से आधे लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स पे चले जाएं, आधे जिनका कम फासला है वो साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें वो करना पड़ेगा, और क्लीनर एनर्जी, क्लीनर फ्यूल वाली व्हीकल्स पे 1.5 करोड़ की आबादी को शिफ्ट करना, तब हम इस चीज़ पे आ सकते हैं। जी, अभी जो वक्ती तौर पे हम इस सीज़न के इक़दामात हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इंतजामिया के साथ साथ जनाब हम लोगों को भी और आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीसी लाहौर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्त आपने दिया। आगे बढ़े जनाब, पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार और चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद को हमसे बिछड़े 38 बरस बीत गए, और वहीद मुराद ने 2 अक्टूबर सन 1938 को फिल्म साज निसार मुराद के घर आंख खोली थी। कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में MA किया, और जबकि करियर की शुरुआत सन 1962 में बनने वाले फिल्म औलाद से किया था। बतौर हीरो वहीद मुराद की पहली फिल्म हीरा और पत्थर थी, और सिल्वर स्क्रीन पर 75 हफ्ते मुसलसल चलने वाली फिल्म अरमान ने वहीद मुराद को बामे रूश पर पहुंचाया, और वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले बाकायदा सुपरस्टार कहलाए थे। वो बरसगीर में दिलीप कुमार के बाद वाहिद हीरो थे जिनके बालों के हेयर स्टाइल्स और मलबूसात की नकल की जाती थी। तो जनाब, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। 38 बरस बीत गए उनको हमसे बिछड़े हुए। तो मुझे आपने इजाजत देनी है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।